नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो अत्यंत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आपका जो फर्स्ट पेपर है प्रथम प्रश्न पत्र भारत का इतिहास, उसके मैं अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ, अति लघुत्रात्मक, जो 2 अंकों के होंगे। क्योंकि आपका जो प्रथम यूनिट होगा उसमें आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे 2-2 अंकों के, ठीक है, यानी 20 अंकों के ये क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अत्यंत इम्पोर्टेंट वीडियो आज की होने वाली है। इस वीडियो में अपन ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो 20 क्वेश्चन हैं उनको अपन देखने का प्रयास करेंगे, और 20 क्वेश्चन अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं बताने वाला हूं। तो 40 क्वेश्चनों में अपन की बढ़िया तैयारी हो जाएगी 2-2 अंकों की, क्योंकि जिनको पास होना है तो इनको ये आधार बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और मैंने इतनी मेहनत की है, ये जो PDF देख रहे हो इसमें जो नोट्स बना रखे हैं, आंसर मैंने लिखे हैं, ये मैंने खुद के अपने हाथों से लिखे हैं, मैं मार्केट से नहीं खरीदता, ठीक है। मैं जो फैक्ट है, जो चीज़ें रिसर्च करके ये सारी चीज़ें लाया हूँ, तो इसको व्यर्थ मत जाने देना, ठीक है। और यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहाँ पर जो PDF होती है वो मैं डालता रहता हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पहला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, मैगस्थनीज, ठीक है। ऐसे कैसे आपको शब्द दे देगा मैगस्थनीज, यानी अपन को मैगस्थनीज के बारे में लिखना है, ठीक है। मैगस्थनीज कौन था, सबसे पहले अपन को पढ़ना नहीं है, ठीक है। मैं वैसे जैसे बता रहा हूँ थ्योरेटिकल, वैसे मुंह से बोलकर बता रहा हूँ, उसके बाद में इसको समझेंगे, ठीक है। मैगस्थनीज कौन था, जो सेल्यूकस था, यूनान का एक प्रमुख शासक हुआ है सेल्यूकस, उसके दरबार का प्रमुख विद्वान था। लेकिन सेल्यूकस के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ और संधि हुई, और सेल्यूकस हारने के बाद उसने संधि में निश्चित किया कि मैं एक राजदूत भेजूँ चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और वही राजदूत कौन था, मैगस्थनीज, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। इसने इंडिका पुस्तक भी लिखी, ठीक है। तो आप देखने वाले हैं अपन सही तरीके से। मैगस्थनीज यूनानी राजा सेल्यूकस के दरबार का प्रमुख विद्वान था, ठीक है, पहले बता दिया है, जिसको सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा था। इन्होंने प्रमुख पुस्तक इंडिका लिखी, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रबंध की जानकारी मिलती है, ठीक है। क्यों रे? अब यहाँ से है ना, जो वो एक क्वेश्चन और घुमा कर दे सकता है, ठीक है। इंडिका मैगस्थनीज ने लिखी, क्योंकि ये इसके दरबार में रहा फ्रेंड्स, बहुत टाइम तक रहा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो अब इसने यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी उसको देखेगा नहीं क्या। मान लीजिए आप मैगस्थनीज होते और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में होते, तो आसपास की चीज़ों को आपने ऑब्जर्व करते और अपने जो ग्रंथ था उसमें लिखते। वैसा ही मैगस्थनीज ने भी किया, इंडिका लिखी और चंद्रगुप्त मौर्य के संबंधित शासन व्यवस्था का इसमें जिक्र किया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है ना, जो घुमा कर कैसे दे सकता है, वो इसकी जगह है ना इंडिका लिख दे, फिर बाद में आपको इंडिका की रचना मैगस्थनीज ने की, फिर ये सारी की सारी चीज़ें लिख देना, ठीक है। तो इस प्रकार वो चीज़ों को घुमा सकता है, ठीक है। तो सारी चीज़ों का अपन को ध्यान रखना होगा, कैसे भी क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 वेद, बार बार आता है। 4 ये जो वेद होते हैं ना, उनको क्या कहा जाता है, संहिता, और क्या कहा जाता है, श्रुति। श्रुति का मतलब पहले है ना, जो गुरुकुल में जो पढ़ाई होती थी, उस ज्ञान को सुनकर है ना जो पढ़ना होता था। पहले किताब होता है, वो जो पुस्तक कुछ भी नहीं चलती थी, आपको जो शिक्षक ज्ञान देता था वो शिक्षक बोलता था और शिष्य सुनते थे, ऐसे कैसे ज्ञान को स्मरण कर लेते थे। इसी कारण वेदों को है ना जो श्रुति कहा जाता है, ठीक है। संहिता का अलग अलग नाम है, कैसे भी दे सकता है, श्रुति लिख दे, संहिता लिख दे, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो आप क्या करोगे, संहिता वेदों को कहते हैं। आर्यों ने वेदों को 4 प्रकारों में बांटा है, ठीक है। ये इस वेदों की रचना किसने की थी, आर्यों ने की थी, ठीक है। 4 प्रकार के वेद होते हैं, सबको पता है। पहला है ऋग्वेद, जिसमें बहुत सारे मंत्र मिलते हैं। सामवेद, जिसमें संगीत से संबंधित है ये। यजुर्वेद, यज्ञ से संबंधित है। और अथर्ववेद, टोना टोटका, मंत्र, उच्चाटन, जितने भी चीज़ें हैं, मारण मोहन, इस प्रकार की सारी चीज़ें, तंत्र विद्या जो भी है वो अथर्ववेद में आती है। तो ये 4 वेद हैं, ठीक है। अब बड़ा क्वेश्चन आपको 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें से बना कर दे दे, तो आपको खोल कर लिखना पड़ेगा। मैं जो अदर चीज़ें बता रहा हूँ वो आपको कब लिखनी है, जब बड़ा क्वेश्चन बना के दे दे। भाई देवे, यदि 2 नंबर का क्वेश्चन आए तो आपको इतना ही लिखना है, ठीक है।
मैं बोल नहीं सकता कि ये क्लास आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, जब आपका पेपर खुलेगा तब पता लगेगा आपको, ठीक है। प्रश्न नंबर 3, दम महामात्र क्या है, ठीक है। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते नहीं है, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। दम महामात्र होते क्या हैं, देखो इस शब्द में ही अपन का आंसर छिपा हुआ है, ठीक है। एक शब्द निकल रहा है दम में, क्या निकल रहा है अपन के सामने है ना, जो दम निकल रहा है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, दम किसने चलाया था भाई, अशोक ने चलाया था, ठीक है। इस पर मैंने वीडियो भी डाल रखी है। तो अशोक ने दम चलाया। और महामात्र किसे कहा जाता है, महामात्र का मतलब अधिकारी, यानी अशोक ने जो दम चलाया उसका प्रचार प्रसार करने के लिए कुछ अधिकारी नियुक्त किए अशोक ने, क्योंकि अशोक खुद थोड़ी जनता के बीच में जाकर बोलेगा कि भाई मैंने ये धर्म चलाया है और इसको है ना जो फॉलो करो, नहीं, उसने अधिकारी नियुक्त किए और जगह जगह भेजा। उसने अपने पुत्र महेंद्र को और श्रीलंका भेजा, उसकी बेटी को भी श्रीलंका भेजा, तो उसने प्रचार प्रसार करने के लिए तो बहुत सारे अधिकारी नियुक्त किए। तो बढ़िया तरीके समझ में आ गया होगा आपको। अब अपन थ्योरी पढ़ते हैं इसकी। दम महामात्र सम्राट अशोक के प्रमुख अधिकारियों में से एक थे, ठीक है, प्रमुख अधिकारियों में से एक थे। अशोक द्वारा चलाए दम का जनता के बीच में किया जाएगा प्रचार। तो प्रचार प्रसार करने के लिए जिन अधिकारियों को नियुक्त किया उन्हें दम महामात्र कहा जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ता हूँ, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता रहता है। ह्वेनसांग कौन था, या फिर ऐसे कैसे शब्द दे दें ह्वेनसांग बस। अब ये क्वेश्चन है ना कैसे आएगा, अभी मैं बताऊंगा किस प्रकार आएगा। ह्वेनसांग कौन था, एक चीनी यात्री था, शब्द से ही मालूम चल रहा है, जिस शब्द के पीछे सांग लगा होता है ना, अधिकतर शब्द देखते हो तो वो चीनी लोग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि चीनी यात्री था। ये किसके दरबार में भारत आया था, हर्षवर्धन के दरबार, वो शासनकाल में आया था। ये बहुत ही चालाक था फ्रेंड्स। उस टाइम ये भारत में क्यों आया, उस टाइम है ना जो भारत विश्व गुरु कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, क्योंकि आगे शिक्षा प्रणाली बहुत ही सुदृढ़ थी, गुरुकुल खुले हुए थे और पूरे विश्व में है ना जो भारत का नाम था। अब भारत का नाम यह नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय के कारण जो भारत विश्व गुरु था, तो इसने सोचा कि यार आखिरकार में भारत इतना विख्यात क्यों है, मुझे जाना चाहिए भारत में। अब भारत में आया, इसने क्या किया कि संस्कृत भाषा यहाँ से सीखी। संस्कृत भाषा सीखने के बाद इन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ा और उनका अपनी चीनी भाषा में अनुवाद देकर अपने देश में लेकर चला गया। तो इस प्रकार बड़ा क्वेश्चन बना के दे देता, तो मैं अदर जो चीज़ें बोल रहा हूँ वो भी लिख सकते हो आप, ठीक है। इसने एक रचना भी लिखी CU की, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं थोड़ा। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसकी प्रमुख रचना CU की, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट CU की, जिसमें उसने दक्षिण भारत को छोड़कर शेष संपूर्ण भारत का विवरण दिया। वह लगभग 15 वर्षों तक भारत में रहा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किस प्रकार अलग से आ सकता है, CU की लिख दे, इसकी जगह है ना जो ह्वेनसांग की जगह क्या लिख दे, CU की, ठीक है। CU की लिख दिया। तो CU की रचना कैसे लिखोगे, फिर CU की रचना ह्वेनसांग ने की और ये सारी चीज़ें आप लिख देना। इसने दक्षिण भारत का वर्णन क्यों नहीं दिया, क्योंकि दक्षिण भारत में कभी गया ही नहीं, उत्तरी भारत में और इन इलाकों में है ना जो घूमता रहा है, ठीक है। तो वर्णन देगा क्योंकि जो भी यात्री आए उन्होंने भारत का अध्ययन किया तो वो कुछ लिख कर तो जाएंगे ना। यदि आप किसी देश में जा रहे हो, जैसे मान लीजिए पहले अमेरिका में गए, एक विद्वान हो आप और अमेरिका में गए, तो वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं काफ़ी समय तक आप रहोगे, वहाँ की जो व्यवस्थाएं उनको देखोगे। अब उनकी व्यवस्थाओं को देखोगे तो अपने ग्रंथ में नहीं लिखोगे क्या अमेरिका के बारे में। उसी प्रकार भारत में जो विद्वान आ रहे थे वो अलग अलग ग्रंथ यहाँ पर यात्रा कर रहे थे और यात्रा करने के बाद में अपने ग्रंथ लिख रहे थे, ठीक है। तो 15 वर्षों तक रहे किसके दरबार में, हर्षवर्धन के शासनकाल में। मैं पूरे एफर्ट लगा रहा हूँ आपके लिए ताकि बड़ा क्वेश्चन 5 नंबर का आ जाए, तब भी आप है ना जो थोड़ा बड़ा चढ़ाकर उसको चीज़ को लिख सको, ठीक है। प्रश्न 5, ठीक है, मौर्यकालीन न्यायालयों के प्रकार, ठीक है। ये क्वेश्चन है ना इस प्रकार भी आ सकता है, धर्म स्तरीय और कंटक शोधन न्यायालय, ठीक है।
इस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है। तो अपन को मौर्य काल में जो न्यायालय खुले हुए थे उनके बारे में अपन को बताना है, बार बार क्वेश्चन आता रहता है। तो सबसे पहले जो पहला न्यायालय था इनका, उस पर अपन है ना जो बात कर लेते हैं। पहला न्यायालय है धर्मस्थलीय या दीवानी, ठीक है। ये नागरिकों के बीच आपसी दोषारोपण या अभियोग की सुनवाई करते थे। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि ये छोटे मोटे मामलों को है ना जो सुनते थे। जैसे समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं जो आपस में झगड़ा कर लेते हैं और एक दूसरे पर है ना जो दोष आरोप लगा देते हैं कि तेरी ये गलती है, मैंने तो कोई गलती की ही नहीं। जैसे अपन के समाज में लड़ाई नहीं हो जाती है, तो छोटे मोटे मामले जैसे जो महिलाएं उनके बीच में हो जाती है, किसी छोटी छोटी चीज़ों में झगड़ा कर लेते हैं, तो ऐसी सुनवाई जो होती थी वो कहाँ जाती थी। यहाँ पर मारपीट के मामले नहीं है, ये छोटे मोटे मामले हैं। तो ये धर्मस्थलीय दीवानी इसमें न्यायालयों में जाएंगे, ठीक है। ये जो है कंटक शोधन या फौजदारी मामले यानी न्यायालय, तो इसमें क्या होता था कि बड़े मामले होते थे, खून खराबे से संबंधित, चोरी डकैती कर ली, ऐसे मामले कहाँ जाते थे, इस न्यायालय में जाते थे। तो इसमें फौजदारी मामलों की सुनवाई की जाती थी। फौजदारी मामले कौन से? जख्मी करना, जैसे किसी को मार दिया हो, चोरी कर दिया हो, डकैती कर दिया हो, यानी गंदे काम जितने भी बेकार, ठीक है, किसी को हत्या कर दी हो, तो ये सारी चीज़ें कहाँ जाती थी? कंटक शोधन या फौजदारी न्यायालय में जाती थी, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। इसके बाद में चलते हैं, मैं लाइव लेकर आ रहा था लेकिन कुछ टेक्निकल समस्या हो गई थी, इसलिए मैं नहीं ला पाया। प्रयास करता हूँ लेकिन धोलावीरा, देखो धोलावीरा है ना, जो धोलावीरा आप सबको पता है, इसका वैसे शब्द का अर्थ निकालोगे, शाब्दिक अर्थ, तो धोला का मतलब क्या होता है? धोला। ग्रामीण क्षेत्र नहीं बोलते धोला रहे ऐसे बोलते ना, तो धोला का मतलब क्या होता है? सफ़ेद, ठीक है। धोला का मतलब होता है सफ़ेद, ठीक है। धोला का मतलब होता है सफ़ेद। और वीरा का मतलब क्या होता है? कुआं। यानी इसका क्या अर्थ होगा? शाब्दिक अर्थ कोई पूछे तो क्या बताओगे? धोला का यानी सफ़ेद कुआं, ठीक है। अभी क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता आपने पढ़ा होगा, बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख पुरा स्थल था, ठीक है। बहुत सारे स्थल मिले सिंधु घाटी सभ्यता में, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, बहुत सारे क्षेत्र मिले, जिसमें से धोलावीरा भी एक प्रमुख क्षेत्र माना जा सकता है, जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, ठीक है। ये कहाँ पर, किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। और गुजरात का एक जिला है कच्छ का, ठीक है, यहाँ पर ये स्थित है। और ये प्रसिद्ध क्यों है? देखो यहाँ पर है ना, जो यहाँ से अनेक जलाशय मिले हैं, ठीक है। और क्या मिले हैं? एक विशाल स्टेडियम मिला है, सूचना पट्ट मिला है, ये लकड़ी का बना था सूचना पट्ट, ठीक है। लकड़ी का बना हुआ था ये सूचना पट्ट, और स्टेडियम मिला है, ठीक है। और पाषाण खंड मिले हैं, क्योंकि पत्थर के जो खंभे से बने होते थे उन्हें पाषाण खंड बोलते हैं, ठीक है। ये आगे देखो, पाषाण स्तंभ यानी पत्थर से बना हुआ जो स्तंभ होता है वो आदि है ना, जो यहाँ से मिले हैं, इसलिए ये है ना जो अत्यंत प्रसिद्ध माना जा सकता है। तो यहाँ तक आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि सबके लिए इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। 7वां है गोपुरम, बार बार आता रहता है गोपुरम, बिल्कुल ईजी है। तो दक्षिण भारत में, यानी अपन का जो भारत है ना, दक्षिण भारत में कौन कौन से राज्य आते हैं? तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया। तो उन इलाकों में है ना, जो उन राज्यों में है ना, जो द्रविड़ शैली के कुछ मंदिर हैं, उनके जो मुख्य द्वार है ना, उनको गोपुरम कहा जाता है, ठीक है। तो सही समझ में आ गया होगा। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में बने मंदिरों के ऊपर कुछ द्वार होते थे, उनको आप गोपुरम बोल सकते हो, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं उपनिषद, ठीक है। उपनिषद को बढ़िया तरीके से समझेंगे, बढ़िया इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें है ना जो 3 शब्द निकलते हैं, उप, नि और सद। उपनिषद में जो उप और नि उपसर्ग है तथा सद धातु है, ठीक है। तो इसका शाब्दिक अर्थ सबसे पहले आपको बताना है, ठीक है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ का मतलब क्या होता है? शब्द का अर्थ। इसमें से शब्द अर्थ शब्द निकलता है, तो शाब्दिक जहाँ पर भी लग जाए, यानी इस शब्द का अर्थ बताया जा रहा है, ठीक है। तो समीप बैठना, ठीक है।
सद का मतलब क्या होता है बैठना, और और नी का मतलब क्या होता है समीप। अब यहाँ पर समीप किसके समीप बैठने की बात हो रही है भाई? यहाँ पर हमने बात लिख तो दिया कि समीप बैठना, किसके समीप बैठने के बाद? एक शिष्य जो होता था अपने गुरु के समीप बैठकर गूढ़ ज्ञान, ब्रह्म विद्या का ज्ञान, ब्रह्म विद्या का मतलब क्या है? ईश्वर से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना, उपनिषद यानी प्राप्त करता था। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई, प्राप्त करता था। ठीक है, क्या होता था कि लास्ट टाइम में जैसे गुरुकुल व्यवस्था चलती थी, तो छोटी सी उम्र में है ना जो बच्चे को है ना जो गुरुकुल में डाल दिया जाता था, तो 25 वर्ष की आयु तक है ना जो एक बच्चा जो होता स्टूडेंट होता था वो वहाँ पर पढ़ाई करता था। फिर लास्ट टाइम होता था ना जो वो लास्ट टाइम होता था ना, उस लास्ट टाइम में है ना जो गुरु होता था ना उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्ञान देता था। जैसे आप क्लास 12 में पढ़े होंगे तो लास्ट टाइम में कुछ गुरुओं ने है ना जो जब विदा कर रहे थे तो थोड़ा टाइम निकाल कर आपको बताया होगा कुछ। वैसे ही पहले भी लास्ट टाइम होता था तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते थे, गूढ़ ज्ञान देते थे जो उनको जीवन भर काम आता था, और वो ज्ञान किससे संबंधित होता था? ईश्वर से संबंधित होता था। ठीक है, ये हमने देख लिया है। उपनिषद शब्द उपनि उपसर्ग से तथा सद धातु से बना है। ठीक है, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? वैसे तो कुल संख्या 200 है, लेकिन प्रमुख रूप से कितनी है? 11। ठीक है, जैसे आप देखोगे ईशावास्य, कैन, कंठ, प्रश्न, छांदोग्य, ठीक है, आदि उपनिषद प्रमुख माने जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। देखो क्लास थोड़ी बड़ी हो सकती है, बीच में स्किप करके मत जाना। ठीक है, फिर मेरा कोई मतलब नहीं रहेगा। प्रश्न नंबर 9, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में आपको दिख रहा है पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान शब्द इसमें निकलेगा, यानी पृथ्वीराज चौहान के दरबार में एक प्रमुख विद्वान रहता था चंद्रबरदाई। इस चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के बारे में काफ़ी कुछ लिखा, और पृथ्वीराज चौहान के संबंधित पृथ्वीराज रासो लिखी। ठीक है, क्योंकि जो भी विद्वान रहता था वो अपने राजा के बारे में तो लिखेगा ना। तो ये जो चंद्रबरदाई था उसने पृथ्वीराज चौहान के दरबार का प्रमुख कवि या विद्वान था। ठीक है, जिसने पृथ्वीराज रासो प्रमुख ग्रंथ की रचना की, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की दिल्ली तथा अजमेर के संबंधित घटनाओं का उल्लेख किया है। ठीक है, तो चंद्रबरदाई ने लिखा था, और नाम से ही पता लग रहा है कि वर्णन किसका होगा, इसमें सबसे पता लग रहा है कि पृथ्वीराज चौहान के संबंधित इसमें वर्णन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, त्रिपिटक क्या है? ठीक है, त्रिपिटक शब्द दे दे तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, त्रिपिटक, यानी 3 पिटक देखेंगे इसमें। ठीक है, बौद्ध धर्म के धार्मिक सिद्धांतों को त्रिपिटक ग्रंथों में संग्रहित किया गया है। ठीक है, इसके 3 प्रकार हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, यानी ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसमें त्रि यानी क्या होता है? 3, यानी 3 पिटक इसमें आते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। ठीक है, बढ़िया तरीके से आपने समझ लिया होगा। ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि आपको चीज़ें क्लियर हो। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो को कुछ ऐसे स्टूडेंट भी देख रहे हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, तो उनके लिए तो थोड़ा कठिन होने वाला है ना। लेकिन आप चिंता मत करो, आप अपने एफर्ट लगाओ जितने लगाना हो, और जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है। आपका भाई है, आपका ब्रदर आपके साथ में है। ठीक है, आप कमेंट कर देना, इस पर वीडियो बनाओ तो बना देंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 11, कल्लण अथवा राजतरंगिणी। ये किसी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे भी दे दे कि कल्लण की राजतरंगिणी, या फिर ज़्यादा हार्ड बनाना चाहिए ना तो वो इस प्रकार भी दे सकता है, राजतरंगिणी या फिर कल्लण लिख दे, तो एक ही बात है। ठीक है, तो कल्लण जो एक व्यक्ति है इसने राजतरंगिणी की रचना की थी। ठीक है, राजतरंगिणी की रचना कल्लण एक विद्वान है, क्लियर, ने राजतरंगिणी की रचना की थी। ठीक है, राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ, यानी ये जो राजतरंगिणी शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? राजाओं की नदी। ठीक है, राजाओं की नदी का मतलब क्या है? यानी इसमें बहुत सारे राजाओं का वर्णन मिलता है, इसलिए इसे राजाओं की नदी के नाम से जाना गया, यानी राजाओं का इतिहास इसमें अपन को मिलता है, और सबसे प्रमाणिक माना जाता है राजतरंगिणी को। और इसमें किस स्थान की जानकारी सबसे ज़्यादा मिलती है? कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। ठीक है, महाभारत काल के काव्यों का वर्णन मिलता है इसमें, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
इसके बाद में चलते हैं 12वां, हड़प्पा नगर की 2 विशेषताएं। बिल्कुल ईजी है क्योंकि आपने सिंधु घाटी सभ्यता में बढ़िया तरीके से पढ़ लिया होगा कि हड़प्पा नगर जो था ना, उसकी सबसे पहले तो अपन को सड़क की विशेषता बता दो एक तो, ठीक है, और एक उसका नगर नियोजन बता दो। तो यहाँ पर देखो मैंने चित्र बनाकर भी समझाया है, ठीक है। हड़प्पा में क्या था कि जो सड़कें थे, वो जो सड़कें थी ना, वो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक फैली हुई थी, ठीक है, और एक दूसरे को समकोण त्रिभुज पर काटती थी, ठीक है। तो एक विशेषता हमने देख ली, देखो यहाँ पर वही लिख रखी है बात। हड़प्पा नगर की सड़कें उत्तर से दक्षिण है, देखो उत्तर से दक्षिण है, सॉरी, ठीक है, उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम की ओर बनी थी। हमने देख लिया पहले, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ये देखो समकोण पर काट रही है एक दूसरे को। तो पहली विशेषता तो हो गई। दूसरी विशेषता क्या है, नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के अनुसार किया जाता था, ठीक है। तो जो नगर यहाँ पर बनाए जाते थे वो उनकी एक निश्चित योजना थी। जैसे अपन है ना, जो यहाँ पर मकान बनाते हैं तो अपन यह देखते हैं कि यार जो मकान है ना, वो यहाँ तो 2 कमरे होंगे, यहाँ पर लेटरिन जो बाथरूम है वो बनेगा। उसी प्रकार ये लोग भी है ना, जो पूरी व्यवस्था करते थे नगर की, कि यहाँ पर ऐसी ऐसी सड़कें होंगी, सारी चीज़ें सोचते थे पहले ही, ठीक है। देखो त्रयी, ठीक है। 13वां, त्रयी क्या है, या त्रयी ऐसे शब्द आ जाए तो त्रयी का मतलब तीन वेद आएंगे इसमें, ठीक है। वेद कितने और टोटल 4 वेद हैं, लेकिन इसमें 3 वेदों को शामिल किया गया है, ठीक है। त्रयी का तात्पर्य 3 वेदों से है, ठीक है। ऋग्वेद शुरू के यानी 4 वेद हमने देखे, तो लास्ट का जो वेद था अथर्ववेद, उसको इसमें शामिल नहीं किया गया, बाकी तीनों को शामिल किया है, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ठीक है, तीनों वेदों को शामिल कर दिया, जिसे 3 होने के कारण क्या बोल दिया, इसको त्रयी बोल दी, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, 10 राज्य युद्ध। 10 राज्य युद्ध क्या था, यानी इसमें शब्द में पता लग रहा 10 राज्य का मतलब राजा, ठीक है। 10 राजाओं के बीच जो युद्ध हुआ उसे 10 राज्य युद्ध कहते हैं। तो 2 पक्ष थे इसमें, क्योंकि जो भी युद्ध होता है वो 2 पक्षों के बीच में होता है, एक पक्ष के बीच में क्या युद्ध होता है क्या, नहीं। एक पक्ष में क्या था कि 10 राजा थे एक तरफ, यानी 10 राजाओं का एक संघ था। तो यहाँ पर देखो लिख रखा है 10 राजा, यानी 10 जनों के राजाओं का संघ, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप 10 स्टूडेंट हो और पूरे के पूरे राजा हो, तो मिलकर है ना जो किसी अन्य व्यक्ति को हराना चाहते हो तो सारे मिल गए, ठीक है। और इधर है ना जो एक ही राजा था, और कौन था वो, सुदास, भरत जन का राजा सुदास। इन दोनों के बीच में संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ, और आखिरकार में कौन जीता, सुदास ही जीता, ये जीता, ठीक है। और ये युद्ध कहाँ हुआ था, परूषणी नदी। आप रावी नदी लिखकर भी आ जाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। परूषणी नदी लिख कर आओ तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो ये इसको थ्योरी में कैसे लिखोगे, 10 जनों यानी 10 राज्य युद्ध, 10 जनों के राजाओं का संघ और भरत जन का राजा सुदास के बीच रावी नदी के तट पर लड़ा गया, परूषणी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें विजयी कौन हुआ, ये हुआ भाई साहब विजयी, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अपन 15वां क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। उत्तर वैदिक काल में पंच महायज्ञ कौन कौन से हैं, अथवा ऐसे भी आ सकता है ये पंच महायज्ञों के नाम लिखिए, यानी पंच महायज्ञ भी आ सकता है, ठीक है। तो किसी भी प्रकार दे सकता है, क्योंकि आप जानते हो उत्तर वैदिक काल में तो बहुत सारे यज्ञ प्रचलित थे, तो आसानी से समझने वाले हैं। देखो ठीक है, पहला जो यज्ञ था ब्रह्म यज्ञ। देखो ब्रह्म का मतलब क्या होता है, ईश्वर, यानी ईश्वर को खुश करने के लिए ये लोग है ना जो यज्ञ करते थे। अदर चीज़ें क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, ताकि बड़ा क्वेश्चन 5 नंबर का बना दे तो फिर आपको थोड़ा वो खोल कर और लिखना पड़ेगा, 50 शब्दों में करना पड़ेगा, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन आता तो इतना चल जाएगा, ठीक है। दूसरा देव यज्ञ। ये लोग क्या करते थे कि देवता जो है ना, इनका मानना था कि देवता है ना जो हमारी रक्षा करते हैं, तो उनके लिए हम यज्ञ करेंगे उनको खुश करने के लिए, तो देवताओं को खुश करने के लिए यज्ञ होते थे। पितृयज्ञ, पितृयज्ञ यानी अपन पितृ बोलते हैं ना,
ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे दादा हुए वो पितर के रूप में पूजे जाते हैं। तो उन पितरों को खुश करने के लिए ये यज्ञ किया जाता था। चौथा है अतिथि यज्ञ। ये जो अतिथि यज्ञ होता था, जो अतिथि आते थे, क्योंकि पहले अतिथियों को भगवान माना जाता था, अब तो क्या है, अब तो कुछ भी नहीं माना जाता है, ठीक है। तो अतिथियों के खुश करने के लिए यज्ञ किया जाता था। और भूत यज्ञ, ठीक है, ये भूत यज्ञ भी किया जाता था। तो 5 यज्ञ हो जाएंगे, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से मैंने समझा दिया, आगे चलता हूँ। महावीर निष्क्रमण, ठीक है, 16वां है महावीर निष्क्रमण। यह भी इम्पोर्टेंट है, ये महात्मा बुद्ध से संबंधित है। क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध बहुत परेशान हो गए थे संसार के दुखों से, और इन्होंने क्या किया कि शादी तो कर ली, एक बच्चा भी हो गया था राहुल, और इन्होंने क्या किया कि 29 वर्ष की आयु में अपने घर को त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है, महानिष्क्रमण। निष्क्रमण शब्द क्या है, लास्ट में निष्क्रमण का मतलब निकलना, ठीक है। और निकल कौन रहा है यहाँ पर, महात्मा बुद्ध निकल रहे हैं। कहाँ से, घर से निकल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पेन थोड़ा सही तरीके से चलता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं। महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की आयु में ज्ञान की खोज में राजमहल, ठीक है, अपना जो एक राजा का पुत्र था, ये राजमहल, पुत्र राहुल, पत्नी कौन थी, यशोधरा को रात्रि में सोता हुआ छोड़कर गृह त्याग कर दिया। इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में ध्यान में रखना, बौद्ध ग्रंथों में महावीर निष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है। तो सब कुछ छोड़ छाड़ के जो जंगल में चले गए थे, और 7-8 साल में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो क्लियर हो रहा होगा, आगे चलता हूँ। संबोधि, यह भी है ना जो बौद्ध धर्म से संबंधित ही है। 17वें में क्या था, संबोधि। संबोधि यानी महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस घटना को क्या कहते हैं, संबोधि, ठीक है। महात्मा बुद्ध को वैशाखी पूर्णिमा के दिन पीपल का वृक्ष था, जिसे वट वृक्ष भी बोलते हैं, उसके नीचे निर्वाण या ज्ञान प्राप्त हुआ। इस ज्ञान प्राप्त होने की जो घटना थी, प्राप्त हुआ, उस घटना को क्या बोलते हैं, बौद्ध ग्रंथों में संबोधि के नाम से जाना जाता है। आज इस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहते हैं, ठीक है। जिस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसको शब्द लगा दिया बोधि वृक्ष, ठीक है। और ये स्थान कहाँ था, गया, बिहार में है। तो इसको अब वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, बोध गया, ठीक है। प्रश्न नंबर 18वां, बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है, ये क्या है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब देखो यहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया, तो अब ज्ञान प्राप्त हो गया ना, तो ये लोगों को नहीं बताएगा क्या कि भाई ये ज्ञान प्राप्त हुआ है सबके लिए, सबका भला हो, ठीक है। इसलिए है इन्होंने है जो अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। इस घटना को क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन। और सबसे पहले जिनको उपदेश दिया उस घटना को देखो, महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद, जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया, तो एक सारनाथ एक प्रमुख स्थान है, ठीक है। यहाँ पर सर्वप्रथम अपने 5 साथियों को, ठीक है, यहाँ पर है ना जो थोड़ी मिस्टेक हो गई लिखने में, साथियों को, ठीक है, साथियों को लिख देना सही तरीके से। अब मैं इसमें पेन थोड़ा सही से नहीं चलेगा। तो 5 साथियों को सर्वप्रथम उपदेश दिया और उन्हें अनुयायी बना लिया, यानी शिष्य बना लिया। इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने 5 साथियों को सर्वप्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है। और ये 5 साथी कौन थे फ्रेंड्स, इनके ही साथ में ये है ना जो साधना कर रहे थे, लेकिन बाद में है ना जो महात्मा बुद्ध को पथभ्रष्ट समझकर ये ना छोड़ कर आ गए थे, जिसमें कौंडिन्य एक प्रमुख इसका गुरु था, ठीक है, जो सारे छोड़ कर आ गए थे पथभ्रष्ट समझकर। लेकिन महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो बाद में ये 5 के 5 वापस मिलते हैं, और इनको आखिरकार में एहसास हुआ कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो चुका है, और वो ज्ञान है ना जो इनके साथ में शेयर किया, ठीक है। तो ज्ञान शेयर करने के लिए होता है, ठीक है। इसके बाद में 19वां है संवरा या निर्जरा, ठीक है। तो कहीं कहीं पर है ना जो संवरा को संवर भी बोलते हैं, ठीक है। तो देख लेना आप अपने हिसाब से, ठीक है। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना, संवरा क्या है, अपन के है ना जो जीवन में 2 प्रकार के कर्म होते हैं। एक तो हमने जो वर्तमान में जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म आएंगे, और एक जो कर्म होते हैं वो पिछले जन्म के कर्म होते हैं, पूर्व संचित कर्म। बोलते नहीं क्या तेरे साथ में बुरा इसलिए होता है कि तूने ना जो पिछले जन्म में बहुत बुरे कर्म किए हैं,
ठीक है। तो दो कर्म होते हैं। तो ये जो संवरा है ना, वो जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत है और निर्जरा भी जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत है। ये किससे संबंधित है? वर्तमान के जो कर्म हैं उनसे संबंधित है, ठीक है। तो वह लिख रहा है ना, इससे क्या बनाओगे? वर्तमान के जो कर्म है, वर्तमान के जो कर्म है उनको रोकना, जो गंदे कर्म है, ठीक है। और ये निर्जरा क्या होता है? पूर्व जन्म के कर्म, ठीक है। तो इसको पढ़ लेते हैं। जैन धर्म के नए कर्मों के आगमन की प्रक्रिया को रोकना ही संवरा है। संवरा या संवर कहलाता है, ठीक है। तो वर्तमान के जो नए नए कर्म आ रहे हैं ना हमारे जीवन में, जैसे हमने ना जो किसी के साथ में गलत कर्म कर दिया, किसी को मार दिया, तो वो गलत कर्म है उसको रोकना वर्तमान में, वो ही है यहाँ पर, ठीक है। जिसे संवर बोलते हैं। ये जो वह है ना संवर में, इसके अनुसार ध्यान में रखना। वैसे वर्तमान के कर्म। निर्जरा क्या होता है? मैंने पहले बता दी, जैन धर्म के अनुसार पूर्व जन्म के कर्मों को नष्ट करना निर्जरा कहलाता है। जो पिछले जन्म के कर्म है उनको अपनी साधना के द्वारा, इस सिद्धांत के द्वारा है ना, जो उनको नष्ट करना इसमें सिखाया जाता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा। लास्ट 20वां क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की प्रमुख 2 शिक्षाओं के नाम लिखिए, ठीक है। 2 शिक्षाएं पूछेगा आपको, वैसे तो बहुत सारी शिक्षाएं। 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। 4 आर्य सत्य में देखो दुख निरोध मार्ग, ठीक है। और एक और है, ठीक है। तो अपन को तो यही लिखना है, 2 चीज़ें लिख देना। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई, ठीक है। इसको है ना जो 2-3 बार रिवाइज करके देख लेना, बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। 20 क्वेश्चन मैं और लेकर आऊँगा यदि आप कमेंट करोगे तो, ठीक है। क्योंकि आज की क्लास अत्यंत इंपॉर्टेंट थी और आगे भी मैं इस प्रकार की वीडियो लाऊंगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।